हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका यूट्यूब चैनल अंजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो हमने कला शिक्षा की फर्स्ट इकाई का वीडियो अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर, जहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन अभी लेकर आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको मदद हो सके। और हमने BSTC फर्स्ट ईयर का जो गणित का पेपर हुआ 2021 का, उसका भी सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपको देखना है कि कितने प्रश्न सही हैं या गलत हैं तो वहाँ जाकर वीडियो को चेक कर ले और अपने प्रश्न कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं कला शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरी इकाई से पढ़ते हैं कि दूसरी इकाई में क्या क्या पढ़ना है अपने को। दूसरी इकाई में हमें पढ़ना है कि कला शिक्षण क्यों किया जाए। कला शिक्षण क्यों किया जाए तो दैनिक जीवन में कला का सौंदर्य, भारतीय जीवन में कला बोध है और वस्तु के निर्माण में सौंदर्य बोध है, प्रकृति से परिचय व बंधुता है, सचेतता अवेयरनेस है। कला शिक्षण सभी के लिए ज़रूरी। अगला टॉपिक है कि कला शिक्षण कैसे करवाया जाए। तो कला शिक्षण में प्रारंभिक विधि, अनुकरण और अभ्यास विधि भी होती है। मुक्त अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। कला सामग्री एवं माध्यम का भी उपयोग होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है कि बच्चों में चित्र बनाने की क्षमता का विकास करने के क्या क्या चरण हैं। तो इसमें हो जाएगा विवेकन अवस्था, कीरम काटे, प्रतीक काल, वास्तविकता से परिचय या रियलिज्म, और किशोर अवस्था और उसके बाद कला शिक्षा की क्षमता का विकास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। कला शिक्षण क्यों। तो यहाँ हम कला से संबंध रखने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा से जुड़े सभी चिंतक कहते हैं कि कला बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षाविदों ने शिक्षाक्रम में अन्य विषयों की भांति कला शिक्षा को भी एक विषय के रूप में समाहित किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षक को अपने विषय के व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पहलुओं के बारे में गहराई से चिंतन कर लेना चाहिए। कला सिखाने का तात्पर्य केवल हाथ के काम में दक्षता प्राप्त करना नहीं है दोस्तों। यहाँ से महत्वपूर्ण देख लेना कि कला सिखाना हाथ के काम में दक्षता प्राप्त करना नहीं, वरन व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसके सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करने का उद्देश्य भी होता है। कला शिक्षा में हाथ का काम, कला कौशल तो साधन मात्र हैं। कला शिक्षा में हाथ का काम तो साधन मात्र हैं, बल्कि साध्य क्या है, गुणों का विकास करना साध्य है। इसी विचार को सामने रखते हुए हम कला का जीवन में क्या महत्व है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। जिसमें पहला पॉइंट है अपने कि दैनिक जीवन में कला सौंदर्य। हमारे डेली लाइफ में कला का क्या सौंदर्यात्मक, क्या सुंदरता का रूप, कितना प्रभाव डालता है, कितना महत्व है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो सभी कहते हैं कि कला के द्वारा हमारे जीवन में सौंदर्य निर्माण होता है, अर्थात दैनिक जीवन में प्रयोग में होने वाली आम वस्तुएं भी सुंदर हो, ये कला का ध्येय है। जब लोग किसी पुरानी सभ्यता के बारे में कुछ कहते हैं तो पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी निकाली गई वस्तुओं के आधार पर ही कहते हैं कि अमुक सभ्यता उच्च कोटि की थी, अथवा अमुक सभ्यता में ये विशेषता थी, उसमें ये कमियां थी। तो सिंधु सभ्यता एक परिपक्व सभ्यता थी। ये मोहनजोदड़ो में मिली वस्तुओं व कलात्मक सौंदर्यात्मक की बुनियाद पर ही कहा जाता है। जीवन में सौंदर्य का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही कला शिक्षा को अन्य विषयों के शिक्षण कराने में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दोस्तों ये हम कारण पढ़ रहे हैं कि कला शिक्षा क्यों, किस लिए ज़रूरी है कला शिक्षा। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमारे दैनिक जीवन में कला सौंदर्य उपयोगी है, इसलिए वो हमारे गुणों के बारे में, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर के बारे में प्रदर्शन करता है। हमारी कल्चर, हमारी विशेषता, संस्कृति को बताता है। अगला पॉइंट है भारतीय जीवन में कला का बोध। तो देखिएगा कि भारतीय संस्कृति की बुनियाद इतनी गहरी रही है कि आज की पीढ़ी भी कलात्मक विधाओं से जुड़ी परंपराओं को अपनाने में प्राय अपना आप में प्राउड फील करती है। पुरानी दस्तकारी की कितनी भी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मुकाबला करने में आधुनिकतम डिज़ाइंस भी झिझकेंगे। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट किया गया है कि पुरानी दस्तकारी की कितनी भी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मुकाबला करने में मॉडर्न डिज़ाइंस भी पीछे हैं, परंतु ये सांस्कृतिक कलात्मक अवशेष अब कुछ खस्ता हालत में हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन का परंपरागत सौंदर्य खत्म होता जा रहा है। ये सोचने की बात है दोस्तों। हमें अपनी धरोहर को संजो के रखना चाहिए। ये जो वस्तुएं बनाई जाए वे खूबसूरत हो, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि समाज के हर व्यक्ति में सुंदर वस्तु चुनने का विवेक हो।
कला के लिए क्या जरूरी है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ये क्षमता हो कि वे सुंदर वस्तु को पहचान सके, उसे चुन सके। उसमें ये क्षमता होनी चाहिए ताकि वो अच्छी से अच्छी वस्तु को पहचान सके, अन्यथा फिर कला का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पुराने ज़माने में ये बात आसान थी क्योंकि परंपरा के कारण व्यक्ति चुनना जानता था और समाज की शिक्षण पद्धति में भी ये शिक्षा दी जाती थी। साथ ही ये कारण ये भी था कि जो वस्तुएं उपलब्ध थी उनमें से अधिकतर स्थानीय होती थी। हर व्यक्ति हर कारीगर को अच्छी तरह जानता था। कलाकार और ग्राहक की आत्मीयता के कारण कला बोध की शिक्षा स्वाभाविक रूप से मिलती रहती थी। परंतु आज कला बोध का ह्रास हुआ है। हर व्यक्ति के सामने सारे संसार की चीज़ें उपस्थित हैं। इस स्थिति में ठीक से चुनाव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अतः सकारात्मक स्थिति तभी संभव होगी जब बच्चों में सुंदर और असुंदर को चुनने की पहचान की समझ होगी। अब कला शिक्षा क्यों, इसके लिए हम यह पॉइंट दूसरा है कि भारतीय जीवन में कला बोध, अर्थात भारतीयों को कला का पहचानने का ज्ञान होना, कला से परिचय होना, कौन सी वस्तु सुंदर है, कौन सी भद्दी है, इस पहचान के लिए भी कला का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है कि वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि कला शिक्षण क्यों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके दो ऊपर पॉइंट पढ़े हैं। अभी तीसरा पॉइंट है कि वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध। कोई भी कारीगर जब कुछ बनाना चाहता है तब या तो वह पुरानी चली आ रही डिज़ाइन से उस वस्तु को बनाने का सोच सकता है या फिर कुछ नया बनाएगा। तो नई डिज़ाइन का निर्माण करना होता है। आज विशेष प्रश्न नई डिज़ाइन के सृजन का है। वास्तव में हर कारीगर या कलाकार बिल्कुल नए आकार का निर्माण तो कर नहीं सकता। जहाँ तक संभव हो अधिकाधिक मौलिक दृष्टि से नवीन डिज़ाइन बनाई जाए। इससे सौंदर्य बोध भी बनेगा और नवीनता का पहलू भी सुधरेगा। दोस्तों, समाज में व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए दो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, परंपरागत कला और प्रकृति। कलाकार खोज करने की पद्धति व परंपरा के द्वारा सीखता है और खोज की वस्तु कलात्मक आकार प्रकृति से पाता है। प्रकृति में जो कुछ कला का व्याकरण और उसका गणित छिपा पड़ा है उसे खोजना कलाकार का ही काम है, आर्टिस्ट का ही काम है। ये काम सृजनशील कलाकार ही कर सकते हैं। अतः आरंभ से ही बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बहुत जरूरी हो गया है कि कला का महत्व समझे। तभी कला के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना संभव हो सकेगा। ऐसा वातावरण बनाने के लिए केवल शिक्षा ही जिम्मेदारी ले सकती है। हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं सुंदर हो, ये कला की शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला चौथा पॉइंट है कि कला शिक्षा क्यों का कि प्रकृति से परिचय व बंधुता। अर्थात कला शिक्षा के द्वारा जैसा कि ऊपर कहा गया है, सौंदर्य निर्माण तो होगा ही होगा, पर उसका ध्येय केवल भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं होता, वरन कला मानव के हृदय को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कला साधना के लिए प्रकृति को समझना होता है तथा उसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है। कलाकारों का यह अध्ययन सतही नहीं होता, वह उसे प्रकृति की गहराई में उतारने वाला होता है। कलाकार इस अध्ययन के द्वारा प्रकृति से एकात्म बोध अनुभव करते हैं। कला शिक्षा का यह भी उद्देश्य होने से व्यक्ति प्रकृति के साथ बंधुत्व भाव का अनुभव करता है। आज विशेष तौर पर इस शिक्षा की आवश्यकता है। हृदय में संवेदना को जागृत करने के लिए ऐसे विषय और प्रवृत्तियाँ चुननी होगी जिनसे मनुष्य की सूक्ष्मतम अनुभूतियाँ जागृत हो। कला शिक्षा इस काम को करती है। कलाकारों का मन इतना मुलायम होता है कि अगर उनके सामने कोई पेड़ काटे या किसी अनुचित कारण से फूल भी तोड़े तो उन्हें दुख होता है। एक सच्चा कलाकार वही है जो प्रकृति का आदर करे, प्रकृति का संरक्षण करे, प्रकृति से प्रेम करे, वही एक सच्चा कलाकार है। दोस्तों, तो दुख इसलिए होता है कि वे उस फूल की सुंदरता को पहचानते हैं और ये फूल की सुंदरता एवं सुगंध उनकी परिचित होती हैं। उन्हें अपनी परिचित व प्रिय वस्तु की क्षति होते देखना सहन नहीं होता, अर्थात देखते हुए दुख होता है। अगला कला शिक्षा क्यों का बिंदु है सचेतता, अवेयरनेस, जागरूकता। कला द्वारा प्रकृति परिचय से बंधुत्व भाव को अनुभव करने के अलावा एक दूसरा पहलू भी है जो प्रकृति के बाहर आकार से संबंध रखता है। इसके भी दो प्रकार हैं। एक तो वे जो हमारे आसपास की चीज़ों की उपस्थिति के बारे में हमें सचेत करता है और दूसरा वे जो हमारी आँख से संबंध रखता है, यानी जो चाक्षुष शक्ति से संबंधित है। आँख किसी वस्तु को देखे या न देखे पर मैं उस वस्तु के अस्तित्व के बारे में सचेत हूँ, मुझे उसका भान है।
ये वृत्ति हर व्यक्ति में होनी चाहिए। हमारे चारों तरफ क्या है, किस तरह का है, किस आकार का है, ये सब जानने से इसका मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है वस्तु की विद्यमानता की अनुभूति होती है। हम इसी सचेतता का विकास करना चाहते हैं जो कि कला द्वारा संभव है। इस सचेतता का संबंध प्रकृति के साथ एकात्म अनुभूति से है। स्वयं से बाहर किसी दूसरी वस्तु के अस्तित्व का भान होना यानी बाहर के प्रति संवेदना होना, ये अहंकार के निराकरण का पथ है। सुशिक्षित व्यक्ति का ये मुख्य लक्षण है, जो सचेत होता है, जागरूक होता है, अवेयर होता है। अब छठा पॉइंट है कला शिक्षण क्यों से संबंधित, कि कला शिक्षण सभी के लिए ज़रूरी है दोस्तों। यह नहीं है कि कला शिक्षण एक नौकरी पाने के लिए ज़रूरी है या कहीं विशेष फील्ड में, चित्रकला में, नाटक, संगीत, इनमें ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कला शिक्षण सब के लिए है, अर्थात सभी के लिए। कलाकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो केवल आंतरिक बोध इंट्यूशन के द्वारा सृजन करते हैं, आंतरिक बोध के द्वारा सृजन करते हैं एक कलाकार, वो इंट्यूशन, एवं दूसरे बौद्धिक, जिनका सृजन कार्य बौद्धिक आधार लिए होता है। मनुष्य के जन्मजात गुण या क्षमताएं जो भी हो, उसके लालन पालन और शिक्षा के द्वारा उसे एक संपूर्ण कलाशील कलाकार व्यक्ति बनाने की उनमें शक्ति है। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि इस तरह की बुनियाद बचपन में ही डालनी चाहिए, क्योंकि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो एक खास उम्र में ही करनी ठीक होती है। नृत्यकार का शरीर तभी सुंदर और छंदमय बन सकता है जबकि उसे बचपन से ही उनकी शिक्षा मिली हो। बड़े होकर शरीर का बदलना मुश्किल हो जाता है। बचपन में अगर शरीर की ठीक ढलाई हो तो बड़ी उम्र में भी वे ठीक रहता है। जो गला छुटपन से ही सज जाता है उसमें स्वर संगीत सदा के लिए समा जाता है। संगीतज्ञ के गले का सुरीलापन बाल्यावस्था से ही निर्मित होना शुरू हो जाता है दोस्तों। कला बोध जिस गहराई में बचपन से ही अभ्यास होने से प्रवेश करता है, वे बड़े होकर करना विरल ही संभव है, अर्थात संभव नहीं के बराबर है, कम ही लोगों के लिए संभव है। ये जो कलाबोध सेंसिबिलिटी से संबंध रखने वाले विषय हैं, यानी सृजनात्मकता है और रचनात्मक विषय हैं, उनके बारे में अपनी रुचि और प्रतिभा को जागृत कर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला या अन्य शिल्पों की शिक्षा के द्वारा जीवन की जो गुत्थियां सुलझती हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण समय बाल्यावस्था ही होता है। वही विकास का काल होता है। उस काल में आनंद का और तृप्ति का विशुद्ध अनुभव हो तो विकास स्वस्थ व सर्वांगीण होता है दोस्तों। कला शिक्षा इसी लावण्यमय विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इस इकाई में कला शिक्षा क्यों है, इस पर चर्चा की गई। तो यहाँ पर ऊपर आपको 6 बिंदु बताए गए। कला शिक्षा में अन्य पहलू भी हो सकते हैं जिनकी हमने यहाँ चर्चा की, वे आज के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। आज समाज में हर तरह की संस्कृति देखने का दर्शन का होता है। मन के तनाव और दबाव आदि के कारण यह हालत है कि बोध की कमी के कारण या सच्ची दृष्टि के अभाव के कारण यह दुर्दशा है। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि मनुष्य शांत और आनंदित तभी रहता है जब उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कला शिल्प जिस सत्य दृष्टि का निर्माण करती है, उसके द्वारा हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में मदद मिलती है। आखिर तो आनंद लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। दोस्तों, कला शिक्षण क्यों, इसके बिंदु पढ़े हमने 6, जिनमें प्रमुखता दैनिक जीवन में कला सौंदर्य, भारतीय जीवन में कला बोध, वस्तु के निर्माण में सौंदर्य बोध, प्रकृति से परिचय व बंधुता, सचेतता अवेयरनेस जागरूकता, और अंतिम पॉइंट कला शिक्षण सभी के लिए ज़रूरी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो आगे के प्रश्न की तरफ चलिए मित्रों, कि कला शिक्षण कैसे करवाया जाए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें छोटे प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो ज़रा गौर करके पढ़िएगा। हमारे साथ स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा कि कोई प्रश्न छूट न जाए। कला शिक्षण कैसे, तो बच्चे में चित्र बनाने की प्रेरणा, उत्कंठा बाल्यावस्था से ही होती है। जिस तरह आदि मानव की स्वाभाविक वृत्ति चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर चित्रांकन करने की थी, उसी तरह हर बच्चे में भी ये वृत्ति पाई जाती है। शिक्षक को इसी बुनियादी सत्य को समझते हुए बच्चों को कला अनुभव देने की योजना बनानी चाहिए। इसके लिए कला का वातावरण बनाने तथा बच्चों को आत्मविश्वास जगाने की विशेष आवश्यकता है।
शिक्षक द्वारा तुम ये नहीं कर सकोगे ऐसा कहने की बजाय तुम जानते हो, तुम्हें करना आता है, तुम कार्य शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकते हो, ऐसे सभी प्रोत्साहन वाले मोटिवेशनल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें पॉजिटिविटी देनी चाहिए। ऐसा कहकर बच्चों में आत्मविश्वास का संचार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयास करने से बच्चों व शिक्षक की भूमिका के प्रति न्याय हो सकेगा। वरना अगर आप बच्चों को ये कहकर डराते हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए, ये कहकर हम बच्चों को नकारात्मकता की तरफ धकेल देते हैं। तो हमें बच्चों की भूमिका और अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए बच्चों को प्रोत्साहन करने वाले वाक्यों शब्दों का इस्तेमाल करना है। आगे देखिए, कला शिक्षा में विधा विशेष की पद्धतियों तकनीकों को तैयार करने के पश्चात प्रयत्न ये होना चाहिए कि उन्हीं पद्धतियों को ध्यान में रखकर सृजनात्मक कार्य को संपादित किया जाए। साथ ही बच्चे के मौलिक गुणों और योग्यताओं को भी कला शिक्षण में समाहित करें। बच्चे की प्रकृति और उसकी रुचि को ध्यान में रखकर हमें आशानुकूल परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुखतया 2 विधियों द्वारा कला शिक्षण करवाया जा सकता है मित्रों। एक विधि है प्रारंभिक विधि, जिसे अनुकरण एवं अभ्यास विधि भी कहते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है। दूसरी है मुक्त अभिव्यक्ति विधि, जो आधुनिक विधि। अर्थात पहली विधि पारंपरिक विधि अनुकरण एवं अभ्यास विधि का अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, बच्चे जब किसी वस्तु, दृश्य अथवा चित्र को देखते हैं तो उसे पुनः सृजित करने की कोशिश करते हैं। भारतीय पारंपरिक कलाओं में अनुकरण का विशेष महत्व रहा है। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से चित्रशालाएं, संगीत के घराने, नाट्यशालाएं प्रचलन में थी। दोस्तों, ये विधि पारंपरिक परंपरा के आधार पर है। तो ज़रा अपने प्राचीन काल में आ जाइएगा, उनसे जुड़िएगा, जहाँ गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को अनुकरण विधि के माध्यम से अभ्यास करवाया जाता। जैसे चित्र निर्माण की प्रक्रिया में पहले शिक्षक शिष्य को सरल आकृति का रेखांकन बनाकर उसे अभ्यास करने के लिए देता था, वे शिष्य के एक स्तर तक अनुकरण में पारंगत होने पर ही उसे अगला कार्य दिया जाता था। इसी प्रकार कला की अन्य विद्याओं में भी अनुकरण अभ्यास की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। ऐसा करने से बच्चे विभिन्न प्रकार के कौशल सरलता से अर्जित कर लेते हैं। अतः उन्हें विधा की मांग के अनुसार अनुकरण करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। चीनी कला के 6 सिद्धांतों में भी अनुकरण सिद्धांत अनुकरण पद्धति से संबंधित है। 6 सिद्धांतों में भी एक अनुकरण पद्धति से संबंधित है। प्रदर्शन कलाओं में तो अनुकरण का विशेष महत्व है। अतः स्पष्ट है कि अनुकरण से बच्चे कला संबंधित कई क्रियाएं सीख सकते हैं। किशोरावस्था से पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अनुकरण करते हुए चित्रों अथवा बिंबों का अभ्यास करते हैं। यही अनुकरण एवं अभ्यास बच्चों को समाज और संस्कृति से जोड़ने वाला कारक भी सिद्ध होता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोक कला के जितने भी बिंब अथवा अवयव देखने को मिलते हैं, वे सभी विरासत से अनुकरण के जरिए ही कला के वाहक बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन कला बिंबों का अभ्यास बचपन से ही करते करते ये बच्चे विद्या शिक्षा विशेष के लिए परिपक्व कलाकार बनते हैं। इसलिए कला शिक्षा में पारंपरिक विधि से अनुकरण एवं अभ्यास का बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे सुचारू रखते हुए बच्चे का समाज और संस्कृति से संबंध कायम रखा जा सके। तो दोस्तों, ये कला शिक्षण कैसे करवाया जाए कि पहली विधि अर्थात पारंपरिक अर्थात अनुकरण व अभ्यास की विधि थी। तो देखिए अगली विधि किस प्रकार है। अगली विधि का नाम है मुक्त अभिव्यक्ति की विधि। अर्थात इसमें देखिए, अब हम कला सृजन हेतु मुक्त अभिव्यक्ति पर विचार करते हैं। बच्चों द्वारा स्वप्रेरणा से ललित कला की विभिन्न विधाओं में बिना किसी दबाव के अपने मौलिक विचारों का प्रयोग माध्यम द्वारा व्यक्त करना मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है। जैसे एक कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को किसी एक काल्पनिक घटना का विस्तृत वर्णन सुनाकर उस घटना को चित्रित करके लाने के लिए कहा जाए, ये मुक्त अभिव्यक्ति है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। अगले दिन जब समस्त विद्यार्थियों के द्वारा चित्रित चित्रों को देखा तो पाया कि प्रत्येक चित्र एक दूसरे से भिन्नता लिए था,
क्योंकि प्रत्येक चित्र की रंग योजना, मानवाकृतियों की संख्या, उनका पहनावा तथा समस्त घटना में वर्णित वस्तुओं एवं पात्रों का जमाव, संयोजन तरीका अलग अलग था। ऐसा क्यों हुआ? विचार कीजिए दोस्तों। ऐसा मुक्त अभिव्यक्ति के कारण हुआ, क्योंकि अनुकरण में सिर्फ बच्चे गुरु का अनुकरण करते थे, जबकि मुक्त अभिव्यक्ति विधि में बच्चों को मुक्त फ्री हैंड कर दिया गया, ताकि वे अपने स्वयं के विचारों को चित्रों के रूप में उकेल सके। सभी विद्यार्थियों को सुनाई गई घटना पूर्णतः काल्पनिक ही थी, जिससे उन्हें किसी चित्र का अनुकरण करने तथा एक दूसरे की नकल करने का अवसर नहीं मिला। साथ ही चित्रकला के तत्वों का मनवांछित प्रयोग करने के लिए वे फ्री थे, अर्थात फ्रीडम थी, उनको स्वतंत्र थी। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी का अनुभव, क्षमता, कौशल, परिवेश, सोच का तरीका आदि भिन्न भिन्न थे, तभी वे मौलिक रूप से सृजन कर पाए। इस प्रकार ललित कला की अन्य विधाओं से भी विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करने पर हमें प्रत्येक विद्यार्थी की मौलिक अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। कला सामग्री एवं माध्यमों का उपयोग। एक विद्यार्थी कला की सामग्री अर्थात कला बनाने, कलाकृति निर्माण में कौन कौन सी माध्यमों का प्रयोग करेगा, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करेगा, इसको हम अगले प्रश्न के रूप में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न आ चुका है अपने, ये भी प्रश्न अपना महत्व रखता है, तो हमें छोड़ना कुछ नहीं दोस्तों, पूरा पढ़ना है। एक विद्यार्थी को कला की विभिन्न विधाओं में सृजन कार्य करने हेतु साधनों एवं कला सामग्री की आवश्यकता, विविध माध्यमों व उनके उपयोग की प्रक्रिया एवं नए नए तरीकों की जानकारी होना जरूरी है। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर जानने का हम प्रयास करते हैं, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। पहला है सामग्री चयन एवं उपयोग। आप जिस विधा में कार्य प्रारंभ कर रहे हो, उस विधा से संबंधित आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होगी, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ले। बच्चों द्वारा विविध साधनों का उपयोग करने से पूर्व उन्हें सामग्री की पूरी जानकारी दे तथा पहले एक बार उनका स्वयं प्रयोग करके अवश्य बताए कि उनका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे चित्रकला में रंग और ब्रश को किस तरह काम में ले, स्वच्छता कैसे दिखाए, आदि बातों को बताया जाना चाहिए। बच्चों के साथ उन्हें करके बताना चाहिए ताकि वे सीख सकें। बताने से आश्चर्य है कि पेंसिल से रेखांकन आदि काम अच्छी तरह से कैसे किया जाए, ये शिक्षक को खुद करके बताना चाहिए और बच्चों को देखने देना चाहिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करो और वैसे करो। देखते देखते बच्चे स्वयं स्वच्छता का और व्यवस्था का ध्यान रखने लगेंगे। ऊपर जो बातें पेंसिल से रेखांकन के बारे में बताई हैं, वही बातें चित्र में रंग भरने के बारे में भी ध्यान रखना है। अर्थात बच्चे जो चित्र बनाए उसे स्वेच्छा से पेंसिल अथवा रंग से पूरा कर सके। पेंसिल पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो उसे ब्रश का भी उपयोग करने दीजिए। रंगों के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे मोम रंग है, पेंसिल रंग है, क्रेयॉन्स रंग है, ऑयल पेस्टल रंग है, पोस्टर कलर है, जल रंग है, ऑयल कलर है आदि। सर्वप्रथम बच्चे किस तरह के रंगों का प्रयोग आरंभ करें। शुरुआत में उन्हें रंगीन पेंसिलें अथवा क्रेयॉन्स रंग दिए जाने चाहिए। उन्हें रंगीन पेंसिलें इसलिए दी जाए क्योंकि बहुरंगी चित्रण करने से उत्साह बढ़ता है, इन साधनों से प्रोत्साहन मिलता है। उनकी ये स्वाभाविक चाह को पूरा करने से उनकी क्रिया शक्ति जागृत हो जाती है तथा सृजन की विविधता भी पूरी होती है। यही इसका विशेष लाभ है। बच्चे जब सरल माध्यमों जैसे मोम रंग है, पेंसिल है, क्रेयॉन्स रंग है, ऑयल पेस्टल रंग है से आकृतियों की सीमा रेखा के अंदर सपाट एक जैसा रंग भरने में सक्षम हो जाए, उसके बाद उसे ब्रश और पोस्टर रंगों से चित्रण कार्य करने दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चों को वाटर कलर का उपयोग करने देना चाहिए। इस प्रकार समस्त कलाओं की विविध सामग्री से बच्चों का सामान्य परिचय एवं उसके समुचित उपयोग में सक्षम हो जाने के बाद उन्हें सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने देना चाहिए। अगला पॉइंट है विविध माध्यमों का उपयोग कैसे करें। पहले तो सामग्री का उपयोग बता दिया, अब बताना है कि विविध माध्यमों का उपयोग कैसे करें। हम देखते हैं कि कई बार संसाधनों में कमी के कारण वे चुनाव के अभाव में कुछ रुकावटें आ जाती है। साधन का चुनाव व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। एक ही माध्यम में हमेशा अपने भाव को प्रकट करते रहने से बच्चे अरुचि अनुभव करने लगते हैं। बच्चे हमेशा नवीनता, नयापन चाहते हैं
और उन्हें जो नित्य नए अनुभव मिलते रहते हैं, उनका प्रकटन एक ही माध्यम से कर पाना तो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भी आत्म प्रकटन के लिए माध्यम बदल बदल कर काम करना जरूरी होता है। इसलिए विद्यालय में आत्म प्रकटन के लिए तरह तरह के माध्यम उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इससे बच्चे अपनी भावनाओं को जब जिस साधन से चाहे प्रकट अभिव्यक्त कर सकेंगे। आरंभ में बच्चों को चित्र पानी के रंग से न बनाकर सूखे रंग से या छापों आदि से बनाने की छूट दी जाए और उन माध्यमों का प्रबंध भी होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि बच्चा हमेशा कागज़ पर ही चित्र बनाए। अगर विद्यालय में मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रबंध होगा तो बच्चों को मूर्तियाँ बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। जहाँ मिट्टी के बर्तन चाक पर या सीधे हाथ से बनाने के साधन और उसकी शिक्षा का प्रबंध होता है, वहाँ बच्चे उसमें खूब रुचि लेते हैं। विद्यालय में कला प्रवृत्तियों का संगठन अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ हम अपने कुछ अनुभव और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिएगा विविध माध्यमों का उपयोग कैसे करना है इसके बारे में। तो दोस्तों सुझावों में ये हैं कि जो बच्चा कलाकृतियों में भाग लेना चाहे उन्हें कला वर्ग में जाने की छूट होनी चाहिए। इस प्रकार आमतौर पर बच्चों के मन में जब वे कला का काम करने जाते हैं तो ये योजना रहती है कि अगर विद्यालय में कोई प्रवृत्तियों के लिए प्रबंध होते हैं तो मन की ये योजना बनते समय अमुक माध्यम से काम करूँगा, ये भी निश्चित हो जाता है। बच्चे हमारे आसपास जब आते हैं तो स्वयं ही सब अपना अपना काम चुन लेते हैं। बच्चे बड़ा चित्र पानी के तरह से पानी के रंग से बनाते हैं तो अगले वर्ग में वे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ले लेते हैं। इस तरह बच्चों की दो तीन तरह के रंगों से स्टेंसिल, पेपर कट से चित्र बनाना, मिट्टी के बर्तन चाक पर या बत्ती पद्धति से या मिट्टी से मूर्ति बनाना, अल्पना करना आदि कई माध्यमों से किसी में भी काम करने की संभावना रहती है। अब देखिएगा अगला पॉइंट देखते हैं, विषय वस्तु का चयन कैसे करे बालक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बहुत बड़ा भी होने वाला है कि कला सामग्री एवं माध्यमों का उपयोग के बारे में बच्चों को प्रशिक्षण कैसे दोगे। तो पहला हमने पढ़ा कि सामग्री चयन व उपयोग में सहायता करेंगे, फिर विविध माध्यमों का उपयोग कैसे करें ये भी बताया। अब है विषय वस्तु का चयन कैसे करें। तो बच्चों का विभिन्न कला विधाओं में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विषय चयन कला प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। कला विधाओं के कार्य प्रारंभ करने से पहले कि कला किस में दिखाई जाए, किस में किया जाए, तो विषय का चयन करना भी कला प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। अतः विषय से संबंधित अधिकतम जानकारी व स्रोत का ज्ञान आवश्यक है। जैसे चित्र बनाने के लिए बच्चों की पूरी टोली का कोई सरल कहानी सुनाना और उसके बाद उस कहानी का चित्रण करने को कहना। कहानी बच्चे स्वयं भी सुना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 बच्चे अलग अलग कहानियाँ सुनाए और टोली उनमें से एक कहानी को चित्रण करने के लिए चुन ले। इस पद्धति से बच्चों की कल्पना शक्ति का व्यायाम होता है। जिन्हें कई विषय नहीं सूझ रहा हो उन्हें विषय भी मिल जाएगा और इसी को और अभी असरदार बनाया जा सकता है। शिक्षक बच्चों को सरल ढंग से बिठाए और उनमें आंख मूंद कर 2 मिनट शांत रहने को कहे। जब बच्चे शांति से आंखें बंद कर ले तो वे उन्हें कोई कहानी या अपने किसी अनुभव का वर्णन इस प्रकार करे कि वह दृश्य उनके सामने सिनेमा के भांति चलने लगे। अपने अनुभवों में आकारों का विस्तृत वर्णन करे, रंगों का सादृश्य के साथ बताए। गंभीर आवाज़ में कभी अभिनय के ढंग से भावना के साथ वर्णन करने से बच्चों के मन में चित्र खींच जाता है। बच्चों की कल्पना दौड़ने लगती है तथा वे अपने ढंग से चित्र बनाने को प्रेरित होते हैं। चित्रण के लिए संभावित उदाहरण है नीचे। तो दोस्तों ये तीसरा है कि हम बच्चे को कला सामग्री के माध्यमों का उपयोग किस प्रकार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसमें कि विषय वस्तु का चयन करने में बच्चों की सहायता करना। तो चित्रण के लिए संभावित उदाहरण है, तुम अपने माता पिता के सैर के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जा रहे हो, वहाँ का चित्रांकन कीजिए। अपने छोटे भाई या बहन को विद्यालय ला रहे हो। अगला बिंदु है, सारा परिवार मिलकर खेत में फसल काट रहा है। गांव के एक उत्सव में तुमने हिस्सा लिया। तुम अकेले प्रकृति दर्शन के लिए गए, वहाँ सबसे अच्छा क्या अनुभव किया। तुम्हारे गांव में अखाड़े में कुश्ती का खेल चल रहा है। बाजार में सबसे अच्छा क्या लगा। विद्यालय में सामूहिक रूप से सफाई का काम। तुम अपने टोली के साथ सैर पर जा रहे हो। तुम अपने विद्यालय का उत्सव के लिए सजा रहे हो, साज सज्जा कर रहे हो।
उस दिन जो नट का खेल हुआ, विद्यालय की बाल सभा में तुम भाषण दे रहे हो, इन आदि सभी विषयों में से किसी भी विषय का चयन कर बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, ताकि उन्हें कला बनाने के लिए या अर्थात चित्र बनाने के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन हो सके, मदद मिल सके, विषय वस्तु का चयन कर सके वो आसानी से। इस पद्धति में एक बात ध्यान रखने की है, चाहे कितने भी कुशलता के साथ चुनाव किया जाए, उसी विषय का चित्र बनाना है, उसका आग्रह कदापि नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि इसी विषय पर तुम्हें चित्र बनाना है या चित्राकृति बनानी है। हो सकता है डॉली के कुछ बच्चे कुछ और ही चित्र बनाए। शिक्षक ने विषय चुनने में मदद की है और उसके लिए आवश्यक भूमिका तैयार की है, तो बस जोर देने से बच्चों का उत्साह कम हो सकता है। तो हमें जोर नहीं देना कि यही चित्र बनाना, हम उन्हें स्वतंत्र कर दे कि आप जो अच्छा लगे, जिस विषय वस्तु का चयन आप अच्छे से कर पा रहे हो, जिसमें आपकी रुचि है, उस पर चित्राकृति बनाइए। इससे उनकी क्षमता और ज़्यादा विकसित होगी, उन्हें उत्साह ज़्यादा होगा और वो अपने पूर्ण मनोयोग से चित्र बना पाएंगे। कभी कभी एक ही विषय के अलग अलग पहलुओं पर टोली के बच्चों द्वारा अलग अलग चित्र बना सकते हैं। अगर एक लंबी कहानी है तो जितने बच्चे हो उतने चित्र बनाकर पूरी कहानी चित्रित की जा सकती है। ये एक संपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकता है। अगला है कि हमने विषय वस्तु का चयन कर लिया, फिर क्या करना है? फिर कि कला तत्वों का भी तो बोध कराना है बालकों को कि कला के कौन कौन से तत्व हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है। देखिएगा, ललित कलाओं में से प्रत्येक कला विधा के अपने कुछ महत्वपूर्ण तत्व निर्धारित होते हैं, जिनके समुचित प्रयोग से वे विधा सार्थक होती हैं। जैसे चित्रकला में आकार, रूप, रंग, रेखा आदि। संगीत में स्वर, लय, ताल, ध्वनि, भाव आदि का उपयोग। सह संबंध एवं उनके भेद की समझ होनी चाहिए। इन तत्वों का विस्तृत वर्णन संबंधित इकाई के विषय वस्तु में करेंगे। अतः अलग अलग आकारों का आपस में फर्क व रंगों के फर्क का ज्ञान वैसे तो चित्रण करते करते ही आ जाता है, परंतु उसका अभ्यास 7 और 8 साल की उम्र में योजना पूर्वक प्रारंभ करना अच्छा होता है। यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे बच्चों की आत्मा अभिव्यक्ति पर बुरा असर न पड़े। ठीक ढंग से दिया गया इस प्रकार का ज्ञान चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत द्वारा किए गए आत्म प्रकटन में मदद भी पहुंचाएगा। आम के पत्ते और केले के पत्ते में क्या भेद है? आकाश के रंग में और ज़मीन के रंग में क्या फ़र्क है? ये वैसे प्रश्न तो मोटे दिखते हैं, परंतु इनका उत्तर बच्चे ठीक समझा सके और ख़ास तौर पर शब्दों की भाषा की अपेक्षा चित्रकला की भाषा में प्रकट कर सके तो वह ठीक शिक्षा है। आम के पत्ते और अमरूद के पत्ते के आकारों में क्या फ़र्क है? पीपल के पत्ते के रंग में और अंजीर के पत्ते के रंग में क्या फ़र्क है? तोते का हरा और बरगद के पत्ते का हरा, ये सब उसी आकार भेद और रंग भेद का सूक्ष्म ज्ञान है जो धीरे धीरे बच्चों को कभी तो विशेष पद्धति द्वारा और कभी स्वाभाविक कला प्रवृत्तियों के दौरान दिया जाना चाहिए। ये कला के तत्वों का बोध है जो बच्चों को करवाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक बात और कहना आवश्यक है। प्रकृति के साथ बंधुत्व, प्रकृति के सौंदर्य के साथ संपर्क की बात पहले अध्याय में हमने की। कला शिक्षा स्वयं उस कार्य को तो करती है, परंतु उसका सशस्त्र कार्यक्रम भी हमें बनाना चाहिए। सौभाग्य से भारतीय परंपरा में अनेक बातें ऐसी हैं जिन्हें आकर समझकर अपना लिया जाए तो बहुत से लक्ष्य स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। भारतीय चित्रकला से संबंधित शास्त्रों में षडंग का उल्लेख किया गया, 6 अंगों का। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडकम। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडगम। आचार्य अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के पुस्तक भारत शिल्पेर षडंग के अनुसार इन 6 अंगों का जिक्र है, जिनका अर्थ इस प्रकार है। रूप भेदा अर्थात रूप का ज्ञान, रूप में विभिन्नता, रूप का मर्म भेद या रहस्य उद्घाटन। दूसरा है प्रमाणानि का अर्थ है वस्तु रूप के संबंध में प्रमाण और भ्रमहीन ज्ञान लाभ, वस्तु का नैकट्य, दूरत्व और उसका लघु दीर्घ आदि का मान परिणाम। अगला है भाव, आकृति पर भावनाओं की प्रतिक्रिया। अगला लावण्य योजनम, लावण्य का निर्माण, रूप का कलात्मक प्रतिरूपण है। नेक्स्ट है सादृश्यम,
किसी एक रूप के भाव को अन्य किसी रूप की सहायता से हमारे मन में उद्रेक कर देना। किसी की आँख सुंदर है तो उसके साथ उसी आकार से सादृश्य रखने वाले का आकार की सुंदरता भी जोड़ दी जाए तो आँख दुगुनी सुंदर हो जाएगी। मीनाक्षी मछली के आकार वाली आँख, ये क्या है? सादृश्यता है दोस्तों। शरीर का धड़ वाला हिस्सा गोमुखी। इस प्रकार जिस तरह भी हो सके, जिन मार्गों से भी हो सके, प्रकृति के साथ संपर्क और एकात्म बोध करने का ये मार्ग है। तरह तरह के वर्णों के उपयोग करने की पद्धति, तुलिका को चलाने की प्रक्रिया। वर्णिका भंग है अगला। तरह तरह के वर्णों के उपयोग करने की पद्धति, तुलिका को चलाने की प्रक्रिया। यह दोस्तों चित्र निर्माण के षड 6 अंगों का जिक्र है, जिसमें रूपभेद, प्रमाणानि, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम और वर्णिका भंग प्रमुख है। अगला है अपने कला निर्माण में सहायक सामग्री के तौर पर या उपयोग में देखें तो बैठने की व्यवस्था कैसी हो। इसमें हमने पहले अध्ययन किया था कि सामग्री कैसे चयन की जाए, फिर विविध माध्यमों का प्रयोग कैसे करें, फिर विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का चयन कैसे करें कि किस विषय पर कलाकृति का निर्माण करना है, फिर कला तत्वों का बोध किया जिसमें आपको 6 तत्व बताए। फिर अब ये है कि बैठने की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। तो कक्षा में बैठने के बारे में भी सोच लेना चाहिए। हमारा प्रयास हो आमतौर पर बच्चे स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करें, अतः उन्हें पास पास न बैठा कर दूर दूर बैठाना अच्छा है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि बच्चे ढंगे तरीके से तो नहीं बैठे हैं, इस ओर ध्यान रखना शिक्षक का काम है। बैठने की चर्चा करते समय प्रकाश की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। बैठने की चर्चा करते समय प्रकाश की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। बच्चे जहाँ भी बैठे उनकी बाईं ओर से प्रकाश आना चाहिए स्पष्टतः, न कि सामने से या पीछे से प्रकाश आए। अगर बच्चा बाएं हाथ से काम करने वाला है तो प्रकाश दाहिनी बाजू से आना चाहिए, अर्थात प्रकाश लाइटिंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपर से भी प्रकाश आना अच्छा होता है बजाय कि पीछे और आगे से प्रकाश की व्यवस्था के। अगर गलत दिशा से प्रकाश आएगा तो चित्र पर छाया पड़ेगी और बच्चे की आंखें खराब होगी। कई बार बच्चे पेंसिल या ब्रश को एकदम नोक के पास से पकड़ने लगते हैं। शिक्षक इसका भी ध्यान रखे। अक्सर ये होता है कि ड्राइंग करते समय हाथ नहीं खुलता है, चित्र छोटी छोटी लकीरों वाले हो जाते हैं। अगर बिल्कुल ही बारीक काम ना हो तो पेंसिल कम से कम 1.5 इंच दूर से पकड़नी चाहिए हमें, जिससे अपना हस्त मुक्त हो और नियंत्रण भी रहे। अगर स्केचिंग कर रहे हो तो पेंसिल 3 या 4 इंच के फासले से पकड़नी चाहिए। हमें बच्चे पर चित्रकला की तकनीकें थोपनी तो नहीं चाहिए, किंतु साधनों का ठीक तरह से उपयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में बच्चों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। जिस प्रकार प्रतिभाशाली कलाकार अपनी तकनीकी को अपने आप में निर्माण करता है, उसी प्रकार हर बाल कलाकार भी अपनी तकनीकी स्वयं विकसित करेगा। अगला इसी में बिंदु है, प्रारंभ की गई कृति को पूरा किया जाए। मित्रों, कला सामग्री के निर्माण में अगला बिंदु है कि प्रारंभ की गई कृति को पूरा किया जाए। मार्गदर्शन या सिखाने की जो अत्यंत आवश्यक बातें हैं उनमें से एक तो ये हैं कि बच्चे जो भी काम हाथ में ले उसे पूरा करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे चित्रकला में छोटी उम्र में ही बच्चे एक ही बैठक में चित्र पूरा कर देते हैं। चित्र पूरा हुआ या नहीं इसका निर्णय भी वे स्वयं करते हैं। कभी चित्र 2 मिनट में पूरा होता है तो परंतु कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जिनके कारण एक बैठक में चित्र पूरा नहीं हो पाता। या तो वह चित्र इस प्रकार का होता है जिसमें काम अधिक हो, या किसी दूसरे कारणवश बच्चे को बीच में उठ जाना पड़ जाता है। शिक्षक का दायित्व है कि वे बच्चे को दूसरा चित्र बनाने हेतु कहने के पहले अपूर्ण चित्र को पूरा करने हेतु प्रेरित करे, जिससे जिस मानसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है वह पूरी होगी। हाँ, इस नियम को इतना कठोर न बनाया जाए कि बच्चे को नए चित्र बनाने की तीव्र प्रेरणा हो रही हो और शिक्षक उससे कहे कि नहीं, तुम्हें अगला चित्र बनाने की स्वीकृति तभी मिलेगी जब तुम पहला चित्र पूरा कर लोगे। तो इस प्रकार बच्चों की भावनाओं पर
अत्यधिक कठोर नियम लागू नहीं करने हैं हमें, लेकिन बच्चों में ऐसी आदत डालनी है कि पहले प्रारंभ की गई कृति को पूरा किया जाए। इन बातों का निर्णय शिक्षक को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मित्रों, आप भी भावी शिक्षक बनने वाले हो तो आपको भी ऐसे निर्णयों में बहुत अधिक सोच समझकर बच्चों की भावनाओं के साथ व्यवहार करना है। अगला 7वां बिंदु हो जाएगा कि साधनों को स्वच्छ कैसे रखें। बच्चों की क्रियाविधि पर शिक्षक का ध्यान सतत रहना चाहिए। बच्चों को इस हेतु प्रेरित करें कि वे अपने रंग, ब्रश आदि साधनों को स्वच्छता के साथ प्रयोग करें, अर्थात रंग आदि स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करे जाए, परंतु बच्चे उनको सफाई से प्रयोग करें। रंगों को भी जब आपस में मिलाना हो तो अलग प्लेट में मिलाए। रंगों की कटोरियों में रंग आपस में मिलकर अपनी शुद्धता खो बैठते हैं। मूलतः रंग को अलग कटोरियों में मिलाना चाहिए। रंग मिश्रण के समय एक रंग का ब्रश बिना साफ किए दूसरे रंग में ना डाला जाए। बर्तन में पानी को साफ रखें, वे पानी समय समय पर बदलते रहे। हाथ साफ रहे, इस बात का ध्यान रखें। जिस बोर्ड पर रखकर चित्र बना रहे हैं वह साफ सफाई युक्त हो। सफाई के इस पहलू पर पूरा ध्यान रखा जाए तो केवल चित्र ही साफ नहीं बनेंगे, बच्चे के हृदय में सफाई और सौंदर्य बोध भाव का भी प्रभाव गहराई तक होगा। केवल चित्रकला ही नहीं, सभी कामों में कुछ सिद्धांतों का पालन होना आवश्यक है। चित्र बनाते समय बच्चे सीधे बैठे, इसमें स्वास्थ्य का दृष्टिकोण तो है ही, कला प्रवृत्ति में दक्षता प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है। हाथ को पूरा खोलकर मुक्त भाव से चित्रण करना चाहिए। इसमें सारा शरीर काम करता है, हाथ खुलता है, वह मन स्वतंत्रता से काम करता है। इसी प्रकार अन्य विधाओं यथा संगीत में वाद्य यंत्रों, वेशभूषा, मुखौटे, क्ले मॉडलिंग टूल्स आदि का प्रयोग कर उनका रख रखाव समय पर करते रहना चाहिए तथा उनको हमेशा उनके निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। कार्य की बच्चों द्वारा समीक्षा। अगर शिक्षक बच्चों के कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन पर अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, परंतु अगर बच्चे स्वयं आपस में एक दूसरे के चित्रों की समीक्षा करेंगे तो वे उससे खूब अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आपस में सामुदायिक ढंग से समालोचना खूब काटने वाली होने के बावजूद वे न्यूनतम भाव इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देगी। इसके लिए कालांश के अंत के 10 मिनटों में बच्चों को अपने अपने चित्र दीवार पर ठीक क्रम से और सजाकर लगा देने के लिए कहा जाए। एक एक करके सभी अपनी अपनी राय हर चित्र के बारे में दे। बच्चे की दृष्टि से समालोचना करेंगे, इसलिए वे अधिक स्वाभाविक भी होगी। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो पढ़ा वो कला सामग्री का उपयोग व कला सहायक सामग्री माध्यमों का उपयोग बताया गया था। तो इसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। पहला था अपने कि कला सामग्री चयन व उपयोग कैसे किया जाए, सामग्री का चयन कैसा करें, उपयोग किस प्रकार करें। फिर था कि विविध माध्यमों का उपयोग कैसे करें, विविध संसाधन माध्यमों का काम कैसे लिया जाए। फिर था कि विषय वस्तु का चयन किस प्रकार हो, अर्थात हम विषय वस्तु का चयन किस प्रकार करें। इसमें हमें बालकों को सही ढंग से बताना है कि कैसे कैसे विषय वस्तु का चयन कर सकते हो, कहानियों द्वारा बता सकते हैं हम अगर हो संभव तो। फिर कला तत्वों का बोध कराना है कि कला निर्माण में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो इसमें अपने अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बताए 6 अंग बताए, रूप भेदा, प्रमाणिनी, भाव, लावणी योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग। फिर बैठने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा वातावरण उचित होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। अगला 6वां पॉइंट था कि प्रारंभ की गई कृति को पूरा करने की आदत डाली जाए। तो बालकों में यह आदत डाली जाए कि जो कृति उन्होंने प्रारंभ की है उसको वह पूरा कर पाए। अगला है कि साधनों को स्वच्छ कैसे रखें, इस हेतु भी बालकों में आदत का निर्माण करें। वो अपने कलाकृति निर्माण में संसाधनों को स्वच्छ कैसे रखें, इसकी भी ध्यान रखना है। फिर कार्य की बच्चों द्वारा समीक्षा करवानी है, अंत में बच्चों की राय लेनी है, कौन सी चित्राकृति में कौन सी कमियां रही, कौन से गुण रहे। दोस्तों, हमें बाकी कुछ नहीं छोड़ना है, मैं सारा मैटर लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बच्चों में चित्र बनाने की क्षमता का विकास। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता। हम बच्चों में चित्र बनाने की क्षमता का विकास किस प्रकार करेंगे इसका अध्ययन करने वाले हैं अभी।
बच्चों में चित्र बनाने की क्षमता का विकास किस प्रकार करेंगे, देखिएगा। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। पंक्ति में बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है दोस्तों, ध्यान कीजिएगा। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। अगर एग्जाम में यह प्रश्न आए तो आपके लिए ये लाइन उस परीक्षक पर बहुत ही गहरा असर डालने वाली हो सकती है। आगे देखिए, हम देखते हैं कि बच्चों के चित्रों में क्रमशः परिवर्तन होता ही रहता है, उनकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इसका कारण यह भी है कि बच्चे हर समय कुछ न कुछ नई बातें ग्रहण करते रहते हैं। उनका हर अनुभव उनके विकास की अवस्था को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। बच्चों में एक गुण होता है, कुछ छिपाने का गुण। कम उम्र में ही बच्चों के शब्दों की भाषाएं विकसित होती हैं, इसलिए कला ही उनके आत्म प्रकटन का एक मुख्य साधन है। उनके बनाए चित्रों में उनके भीतरी विकास का दर्शन होता है और उनका स्वगुण हमें पता चल जाता है। इस निरीक्षण से पता चलेगा कि बच्चे जिस प्रकार स्वाभाविक कला विकास से गुजरते हैं, किस प्रकार बच्चे अपने स्वाभाविक कला के विकास से गुजरते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न पर गौर कर लीजिएगा। छोटे प्रश्नों में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर विद्वान हुए भारतीय लेखक, कवि, उपन्यासकार, जिन्होंने कहा बच्चे की कलाकृति की सबसे सुंदर चीज़ उसकी गलतियां हैं। उन्होंने कला में बताया है कि बालक की कलाकृतियों में सबसे सुंदर चीज़ उसकी की गई गलतियां हैं, और जितना इन गलतियों को शिक्षक सुधारता जाएगा उतना ही बेजान, मंद और व्यक्तित्व विहीन विकृति बन जाएगी। सुधरता जाएगा उतना ही बेजान, मंद और व्यक्तित्व विहीन विकृति बन जाएगी। 100% मैं आपको दावा करता हूं कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जरूर कि ये कथन किसने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों की कलाकृति सबसे सुंदर उसकी गलतियां हैं, और जितना इन गलतियों को शिक्षक सुधारता जाएगा उतनी ही बेजान, मंद और व्यक्तित्व विहीन विकृति बन जाएगी। अगला पॉइंट है अपने बच्चों के चित्र विकास की मुख्य अवस्थाएं। बच्चों में चित्रकला या कला का विकास कैसे किया जाए, तो पहला पॉइंट है विरेखन अवस्था, कीरम काटे, प्रतीक काल, सेकंड, थर्ड वास्तविक सा रियलिटी से परिचय, फोर्थ किशोर अवस्था, और उसके बाद मैं इसके लिए माफी चाहूँगा। उपर्युक्त 4 अवस्थाएं हैं जो बच्चों के कला अनुभव में आमतौर पर देखी जाती हैं। उनकी निश्चित उम्र बताना कठिन है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी से तीसरी और चौथी अवस्था में बच्चे कब प्रवेश करेंगे, ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि बच्चे में कितने समय अवधि में कौन सी अवस्था का विकास हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों के व्यक्तित्व, पर्यावरण व अवसरों पर निर्भर करता है। कोई बच्चा या बच्ची एक अवस्था में किस उम्र में आता है और दूसरा किसी और उम्र में। हो सकता है कि बच्चा बच्ची पहली अवस्था को कुछ सप्ताह में ही पार कर ले, और कभी कभी पहली अवस्था में भी महीनों या सालों का समय लगा दे। तो पहली अवस्था है विरेखन अवस्था, कीरम काटे। बच्चे हाथ में पेंसिल पकड़ने लायक होने पर शुरू में पेंसिल से लकीरें खींचते हैं। यह लकीरें किसी वस्तु विषय का चित्र नहीं होती, केवल साधन से परिचय और शारीरिक हलचल का प्रकट करना इस अवस्था में होता है। बच्चे बड़ों की तरह हाथ चलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना उचित होगा कि चित्रकला की प्रवृत्ति तभी से शुरू कर देनी चाहिए जब से बच्चे पेंसिल या लेखनी द्वारा आड़े तिरछे रेखाएं बनाना शुरू कर दें। इस तरह कीरम काटे बनाने बच्चों के कला अनुभवों में से सबसे पहला अनुभव होता है। यह कला विकास की पहली सीढ़ी होती है। बच्चे अपने साधनों से परिचय करते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि चित्रकला का काम बच्चों को तभी देना चाहिए जबकि उन्हें आकार और रंगों का ज्ञान हो जाए, किंतु ये विचार अवैज्ञानिक हैं, वे बाल स्वभाव के विरुद्ध भी हैं। बच्चों का जगत से जो परिचय होता है वे आकार और रंग द्वारा ही होता है, इसलिए उन्हें शुरू से ही चित्रांकन के साधन मिलने चाहिए। अगला है अवस्था प्रतीक काल। क्या है मित्रों? प्रतीक काल। तो प्रतीक काल में देखिए कि हाथ चलाने की शुरुआत करने के बाद वे बाहर की दुनिया के आकारों से संबंध रखने वाले चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। वे कुछ खास तरह के आकारों द्वारा अपने अनुभवों को प्रकट करते हैं। ये आकार बच्चों के अपने अनुभव के द्वारा निर्मित दिखने वाली वस्तुओं के आकार होते हैं, किंतु वे वस्तु के स्वाभाविक या वास्तविक आकार जैसे नजर नहीं आते।
इससे बच्चे वस्तु का जैसा जानते हैं या वैसा अनुभव करते हैं वैसा चित्र बनाते हैं। वस्तु जैसी दिखती हैं वैसा नहीं, वे अपने स्वयं के अनुभव या वे जैसा जानते हैं वैसा ही चित्र बना पाते हैं, अपने मन में चीज़ों का प्रतीक बना लेते हैं। उदाहरणार्थ, आदमी के चेहरे के लिए एक बड़ा गोला और उसके अंदर 3-4 छोटे निशान, अर्थात 2 आँख, नाक, तिरछा गोला मुँह, ये सब उसके चेहरे का प्रतीक है। इसी तरह हर चीज़ के प्रतीक नए नए अनुभवों के आधार पर उनके दिमाग में बनते हैं और बदलते भी हैं। इनकी इस अवस्था के चित्र प्रतीक प्रदान होते हैं और बच्चे इस अवस्था तक अंतर्मुखी होते हैं, तो इस अवस्था को इसीलिए प्रतीक काल नाम दिया गया। थर्ड है वास्तविकता से परिचय काल अर्थात रियलिज्म। बच्चों में समझ के साथ साथ धीरे धीरे ये प्रतीक भी बदलते हैं। एक चीज़ के बारे में जो अनुभव हैं कल और अधिक हो सकता है और वह होता ही है। किसी वस्तु का कुछ हिस्सा आज अनुभव में आता है तो कुछ और हिस्सा अगली बार नज़र में पड़ता है। इसी अनुभव का असर इस चीज़ के प्रतीक पर पड़ता है कि वह विकसित होता है, इसमें कुछ और जुड़ जाता है या बदल जाता है। जैसे आदमी के चेहरे का पहला प्रतीक जिसका जिक्र ऊपर किया, उसमें आगे चलकर नाक भी आ जाती है और कुछ अनुभव के बदले कान, बाल वगैरह भी, यहाँ तक कि वे आकार के साथ साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। इस प्रक्रिया के कारण उन्हें वास्तविकता के बारे में संज्ञान होता जाता है। इसमें उनके चाक्षुष अनुभव काम करते हैं और उनके चित्र वास्तविकता लिए हुए बनते लगते हैं। इसलिए इस काल को वास्तविकता से परिचय काल अर्थात रियलिज्म कहा जाता है। इस परिवर्तन का दूसरा कारण भी हो सकता है कि बच्चों का अभी तक का काल अंतर्मुखी था, यानी अब तक वे अपने अंदर ही वास करते थे, बाहर की चीज़ों को भी समय अपना ही रूप और अर्थ देते थे। ये अंतर्मुखी हालत बाद में बदलती है और धीरे धीरे बालक बहिर्मुखी होने लगता है, उनकी दुनिया बदलने लगती हैं और वे बाहर की दुनिया के साथ अपना संबंध समझने लगते हैं। वे अपने आप में से निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनका आत्म प्रकटन भी बदलना चाहिए। बाहरी दुनिया की वास्तविकता का सामना करने के अनुभव से उनकी नज़र भी वास्तविकता प्रदान हो जाती है। उसकी वजह से उनके चित्र भी वास्तविक होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति के विकास की सीढ़ी को तय करना सिर्फ उसके व्यक्तित्व गुणों पर ही निर्भर नहीं होता और न केवल उसके व्यक्तित्वगत सामर्थ्य से ही यह तय कर सकते हैं। उसका विकास अमुक प्रकार से होगा। व्यक्ति के विकास की सीढ़ी को बनाने में एक बड़ा हाथ समाज के ढांचे का भी होता है। दोस्तों, समाज के विचारों और रुचि का असर व्यक्ति के अवश्य पड़ता है, व्यक्ति के जीवन पर, अर्थात व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होता है। अगला बिंदु है किशोरावस्था और उसके बाद। बच्चे हर काम को बड़ों की तरह करने की कोशिश करते हैं। वे कभी ये अनुभव नहीं करते कि वे बड़ों जैसा नहीं हैं। अर्थात किशोरावस्था और उसके बाद बालक में कला का किस प्रकार विकास कर सकते हैं, क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे बड़ों को करते देखता है वैसा ही वे करना चाहता है। कला में भी ये बात लागू होते हैं। एक उम्र तक तो वे बड़ों का अनुकरण करते हैं, वे अपनेपन को काफ़ी हद तक उनके समकक्ष रख पाते हैं। लेकिन जब वे बड़े होते हैं तब ये बात बदलती जाती है। आज ही नहीं बल्कि काफ़ी समय से समाज की साधारण रुचि वास्तविकता की तरफ रही है। बच्चे अगर किसी को चित्र बनाते हुए देखते हैं तो वह भी अक्सर उन्हीं को देखते हैं जो वास्तविक चित्र बनाते हैं। इसका असर ये होता है कि जब बच्चे कुछ सयाना होने लगते हैं तो वे किसी भी प्रकार के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं और उनके चित्र भी वास्तविक होने लगते हैं। दूसरी बात यह भी है कि बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया ज़रूर होती है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि वे एक सामाजिक प्राणी हैं। बच्चे कुछ अपने खुद के लिए करते हैं और कुछ अपने समाज के लिए भी। ऐसी जगह जहाँ की समाज में कभी तक लोक कला की परंपरा चली आ रही है और सचमुच समाज में उसका आदर होता है, वहाँ व्यक्ति का कला विकास कैसा होता है ये बात अध्ययन करने योग्य। आदिवासी समाज में देखें, उनकी अपनी रुचि होती है। उनकी चित्रकला की परंपरा वास्तविक चित्रकला से कई अलग तरह की होती हैं। उसमें सयानों का काम भी इस प्रयत्न से दूर होता है कि चित्र में वास्तविक आकारों का उपयोग हो। यही कारण है कि उस समाज में बच्चों के चित्र की किशोरावस्था में वास्तविकता लाने का प्रयत्न होता है। वे स्वाभाविक होता तो आदिवासी बच्चे भी किशोरावस्था में आने पर इस वास्तविकता की तरफ झुकते हैं, चाहे बाद में समाज की रुचि और परंपरा का कारण फिर प्रतीक प्रधान चित्र बनाना शुरू करते हैं। किंतु वह आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता और बच्चों के अपने चित्र अलंकारिक और प्रतीक प्रधान होते हैं। बच्चों के स्वाभाविक चित्र कैसे होते हैं यह तब देखने को मिलता है जबकि बच्चे चित्र अपने लिए बना रहे हो
किसी को दिखाने के लिए नहीं। अब उनके अंदर की चीज़ प्रकट होती हैं और वह उनके लिए कलात्मक लीला एक्टिविटी होती हैं। इसके निर्माण का कारण खेल होता है। इसके निर्माण का प्रकार का खेल होता है कलात्मक लीला, अर्थात वह नकल नहीं करता है। बालक अपने आप में अलग विषय की बनाता है प्रवृत्ति, इसमें नकल की प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है। बच्चों की अवस्था और उसके बाद बच्चों की किशोरावस्था शिक्षा शास्त्री और कला शिक्षकों के लिए अपने आप में एक अलग ही विषय है। ये उम्र एक समस्या की उम्र कही गई है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे संकट का समय मानते हैं। जो भी ये स्पष्ट है कि बच्चों के लिए यह अवस्था एक नया अनुभव होता है। दुनिया बदल जाती है, मन की अवस्था भी बदल जाती है। मन दूसरी बातों से हटकर इधर उधर लगने लगता है, भटकने लगता है। एकाग्रता नहीं रहती। शारीरिक विकास तो एक ढंग से हो जाता है, उनकी शारीरिक प्रवृत्तियाँ भी युवा की सी होने लगती हैं, लेकिन मानस इतना विकसित अभी तक नहीं हो पाता है जिससे वे अपने आप को ठीक ठाक समझ सके। परिचय काल में बच्चे चीज़ों के वास्तविक आकार के बारे में जानने लगते हैं और जब किशोरावस्था आने पर जबकि उनके मन की अवस्था भी बदलने लगती है, उनकी कला के काम पर बहुत असर पड़ता है। वास्तविकता के बारे में सचेत और संज्ञान होने के कारण उन्हें शीघ्र निराशा का अनुभव होता है, क्योंकि वे चित्र बनाते हैं किंतु वास्तविक नहीं बनता। जितना उन्हें दिखता है उनकी आंखें वस्तु में और उसके चित्र में कोई भी फर्क नहीं चाहती, लेकिन उनका हाथ हार मान जाता है। बच्चों की हिम्मत टूट जाती है और कला की ओर से उनका दिल हटने लगता है। कला विचारकों का कहना है कि वे अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है। उनका कहना है कि ये विकास की एक प्राकृतिक सीढ़ी है। वे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस संकट काल से गुजरना ही पड़ता है। किशोरावस्था में ये संकट आएगा, किंतु शिक्षा का ढांचा और उसके द्वारा समाज का संपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक ये काल शिक्षा ही नहीं, जीवन के सभी पहलू हमारे लिए समस्या बन रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे बच्चे की चित्र बनाने की क्षमता का विकास करने के अवस्थाएं। विरेचन अवस्था पहले कीड़म और कांटे था, फिर प्रतीक काल आया, फिर वास्तविकता से परिचय काल, फिर किशोरावस्था और उसके बाद। तो अब देखते हैं कि इनमें कला शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिकाएं रहती हैं। शिक्षक कहाँ तक जिम्मेदार हैं इनका विकास और नकारात्मकता सकारात्मकता में। बच्चों की कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक बच्चे के विकास में सहयोग न दे तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चे को हतोत्साहित हो सकता है। संवेदनशील शिक्षक बच्चे के कार्य को मूल्यवान मानने के साथ साथ पूर्ण कृति की अपेक्षा सक्रिय पूर्ण प्रक्रिया से सरोकार ज़्यादा रखते हैं। जो शिक्षक सभी बच्चों से एक से चित्र या हस्तशिल्प की उम्मीद रखते हैं, वे उसकी अभिव्यक्ति सहज व स्वाभाविक इच्छा को सीमित व बाधित करते हैं। बच्चों का विकास भिन्न भिन्न गतियों और शैलियों से होता है। इसका शिक्षक को अपूर्ण ज्ञान हो। बच्चे में अहंकार नहीं होता है। वे जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसा ही कहते हैं। अतः शिक्षकों का व्यवहार और प्यार भरा उचित मार्गदर्शन बच्चों को जो अंदर से शुद्ध हीरे हैं को तराश कर बहुमूल्य बनाने का काम कर सकता है। शिक्षकों का व्यवहार, प्यार भरा उचित मार्गदर्शन। तो दोस्तों, हमने इस इकाई में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर गौर कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में पढ़ा कला शिक्षण क्यों। तो इसके हमने कारण बताए। दैनिक जीवन में कला सौंदर्य थे। भारतीय जीवन में कला का बोध हो सके, वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य का बोध हो, प्रकृति से अपना परिचय बंधुत्व हो, अवेयरनेस सचेतता जागरूकता हो। कला शिक्षण सभी के लिए ज़रूरी है। ये हमने 6 कारण दिए थे कला शिक्षण क्यों करवाया जाए इसके लिए, कला शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं इसके लिए। फिर हमने देखा कला शिक्षण कैसे करवाया जाए। तो कला शिक्षण में हमने 2 तो पढ़ी थी इसकी विधियाँ। एक प्रारंभिक विधि जिसको अनुकरण व अभ्यास विधि का, दूसरा मुक्त विधि पढ़ी। फिर कला शिक्षण कैसे में हमने कला सामग्री एवं माध्यमों का उपयोग भी देखा। माध्यमों के उपयोग में हमने पहले पढ़ा कि सामग्री चयन व उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार सामग्री का चयन करना है। फिर विविध माध्यमों का उपयोग देखा। फिर विषय वस्तु का चयन भी करना किस प्रकार है इसको देखा। अंततः फिर 4थे नंबर पर कला तत्वों का बोध है, जैसे रूप भेदा, प्रमाणनी, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग, ये ललित कला, ये कला तत्वों का बोध था। फिर कला तत्वों की जानकारी देते समय बैठने की व्यवस्था कैसे हो कला शिक्षण के समय।
फिर प्रारंभ की गई कृति को पूरा करने की आदत डाली जाए बालकों में। साधनों को स्वच्छ कैसे रखा जाए, कार्य की बच्चों द्वारा समीक्षा की जाए, फिर उनमें कमियां बताई जाए, विशेषताएं बताई जाए, गुण बताए जाए, तारीफ की जाए, ये आदि हमारे कला शिक्षण कैसे किया जाए में आ जाते हैं, जिनमें 2 विधियाँ आ गई। फिर यह साधनों का प्रयोग आ गया। फिर बच्चों में चित्र बनाने की क्षमता का विकास किस प्रकार करेंगे, इसमें भी हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी। विरेचन अवस्था, किरम काटे, प्रतीक काल, वास्तविक साक्ष्य, परिचय काल, किशोर अवस्था और उसके बाद। तो मित्रों, ये हमारा आज का सेकंड चैप्टर था, जिसमें अंततः हमने शिक्षक की भूमिका भी पढ़ी थी कि शिक्षक का स्नेह व प्यार बच्चे रूपी हीरे को तराशने का कैसे काम करता है। तो इस प्रकार आज हमारी सेकंड यूनिट ये कंप्लीट होते हैं। इसमें से कुछ भी बाहर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, आपको उस प्रश्न पर गौर करना है जो रविंद्रनाथ टैगोर का था। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि बच्चे की कलाकृति की सबसे सुंदर चीज़ उसकी गलतियां हैं, और जितना इन गलतियों को शिक्षक सुधारता जाएगा उतनी ही बेजान, मंद और व्यक्तित्व विहीन वह कृति बन जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाकर उनकी भी मदद कीजिएगा, ताकि आपको भी वह साबार आपका भी आदर करे, आपको भी सम्मान दे। और हमारे लिए, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी मेहनत को प्रोत्साहन देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बस अगले क्लास को जल्द ही हम अपलोड करने की प्रयास करेंगे, तो बने रहिए एनजे मोटिव के साथ। धन्यवाद।